Good morning all. Today's lecture is on introduction to the cell and cytology. एक्चुअल में कोई भी सेल अपना जो नॉर्मल फंक्शन करती है उस फंक्शन से कोई भी फंक्शन अगर डिफ़र होता है तो वो एबनॉर्मल सेल कहलाती है। और एबनॉर्मल सेल की जो स्टडी होती है वो हम साइटोलॉजी में करते हैं। एक्चुअल पैथोजेनिक कंडीशन में नॉर्मली तो क्या होता है, साइटोलॉजी एक वो ब्रांच है जिसमें हम सेल के बारे में, चाहे वो नॉर्मल हो, एबनॉर्मल हो, किसी भी तरीके की हो, उसके बारे में हम स्टडी करते हैं। तो आज के जो लेक्चर में हम क्या करेंगे कि कैसी सेल होती है, सेल के क्या ऑर्गेनेल होते हैं, एंड उसकी स्टडी में साइटोलॉजी में हम क्या क्या चीज़ें पढ़ सकते हैं, ये चीज़ देखेंगे। नाउ साइटोलॉजी, इनका ऑब्जेक्टिव क्या है, हमारा जो आज के लेक्चर है, व्हाट इज़ साइटोलॉजी, explain how the prokaryotic eukaryotic cells differ, what is DNA, identify the part of function of nucleus. What is cytology? Cytology is the study of structure and function of the cell. The cell is a basic structure and function unit of the life, so therefore cytology is a fundamental most important topic of all biology. हम कहीं भी किसी भी जगह पे जब हम कोई भी स्टडी करते हैं, चाहे हम पैथोलॉजिकल स्टडी करें, माइक्रोबायोलॉजिकल स्टडी करें, पैरासाइटोलॉजिकल स्टडी करें, हम किसी भी तरह की कोई भी स्टडी जब हम करते हैं तो हम सबसे पहले सेल के बारे में ज़रूर पढ़ते हैं। ओके, तो जो सेल के बारे में जो स्टडी होती है दैट इज़ कॉल्ड द साइटोलॉजी। ओके, देखिए आप, एक नॉर्मल जो सेल है, नॉर्मल सेल जो होती है उसमें न्यूक्लियस होता है, सेल मेम्ब्रेन होती है, सेल के डिफरेंट ऑर्गेनेल होते हैं। ऑर्गेनेल जो होते हैं किसके अंदर होते हैं, साइटोप्लाज्म के अंदर होते हैं, उनको हम साइटोसॉल भी बोलते हैं। क्या होता है, न्यूक्लियस जो होता है, न्यूक्लियस में डिफरेंट टाइप के क्रोमोसोम्स होते हैं। न्यूक्लियस और जो सेल के ऑर्गेनेल होते हैं डिपेंड करता है कि कौन सी सेल है हमारी, प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं या यूकैरियोटिक सेल है। नॉर्मल एक नॉर्मल सेल की बात करें तो सेल के जितने भी ऑर्गेनेल हैं वो दो कैटेगरीज में डिवाइडेड है। एक होता है आपका साइटोप्लाज्म, एक होता है न्यूक्लियर पोर्शन। न्यूक्लियर पोर्शन में जितना भी होता है वो जेनेटिक मटेरियल रखते हैं, और साइटोप्लाज्म में सेल के सारे ऑर्गेनेल प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, न्यूक्लियर जो प्रोकैरियोटिक न्यूक्लियस होता है वो प्रिमिटिव टाइप का होता है जिसमें न्यूक्लियोलस नहीं होता, और भी जो ऑर्गेनेल्स होते हैं वो सारे के सारे प्रिमिटिव होते हैं। जबकि यूकैरियोटिक जो न्यूक्लियस होता है वो वेल डिफाइंड होता है, चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, उसके अंदर क्रोमोसोम्स का अमाउंट भी फिक्स होता है। नेक्स्ट है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो सेल के आसपास चारों तरफ का एरिया कवर करती है, और जो उसमें लिक्विड सब्सटेंसेस प्रेजेंट होते हैं वो सब्सटेंसेस जो है क्या होता है उसमें, उसको बांध के रखते हैं। सेल ऑर्गेनेल्स में क्या क्या हो सकता है, राइबोसोम्स, लाइसोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, बहुत सारी चीज़ें, ऐसी चीज़ें होती हैं जो सेल का पार्ट बनाती हैं। और जो लिक्विड पोर्शन होता है उसको हम साइटोसॉल बोलते हैं, और ऑर्गेनेल्स होते हैं वो साइटोप्लाज्म होते हैं। हम देखते हैं साइटोप्लाज्म। व्हाट आर द साइटोप्लाज्म? साइटोप्लाज्म जो होता है वो एक स्पेस है जो न्यूक्लियस और के बाहर की तरफ प्रेजेंट होता है, जिसमें सेल के सारे ऑर्गेनेल मिलते हैं, और साथ ही साथ साइटोसॉल होता है। साइटोसॉल एक लिक्विड सब्सटेंस मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। ऑर्गेनेल्स क्या होते हैं, ये टीनी स्ट्रक्चर्स होते हैं जो साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट रहते हैं, और अलग अलग तरह के काम उनको असाइन रहते हैं सेल के द्वारा, वो सारे के सारे काम करते हैं। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया का काम है एनर्जी देना, आपके राइबोसोम्स का काम है प्रोटीन की सिंथेसिस करना, फूड वैक्यूल का काम है उसमें फूड को इकट्ठा करना। ठीक है ना। अच्छा, व्हाट आर द साइटोसोल्स? साइटोसोल्स जो होते हैं वो एक फ्लूइड पार्ट है जो साइटोप्लाज्म में पड़े हुए रहते हैं, और फ्लूइड पोर्शन का काम क्या होता है कि नरिश करना सेल की फिजियोलॉजी को मेंटेन करना, सेल के जितने भी आपका प्लाज्मा सेल्स हैं, उन सेल मेम्ब्रेन है, उन सबके ऑस्मोटिक प्रेशर को बरकरार रखना है। नाउ पहला अगर हम प्रिमिटिव सेल्स की बात करें तो हम प्रोकैरियोट्स को पढ़ सकते हैं।
प्रोकैरियोट और यूकैरियोट के बारे में पढ़ना हमें ज़रूरी है। प्रोकैरियोटिक सेल्स के क्या कैरेक्टर्स होते हैं? ये इनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है, ये दूसरी मेम्ब्रेन से जो होती है नॉर्मल मेम्ब्रेन छोटी मोटी उससे कवर्ड रहते हैं, और इनका जो साइटोप्लाज्म, और इनको हम कहते हैं प्रिमिटिव टाइप की सेल्स, ऐसी सेल जिसमें क्या है बहुत प्रिमिटिव टाइप के स्ट्रक्चर हैं, मतलब राइबोसोम 70 जैसा, माइटोकॉन्ड्रिया उसमें सेल वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर नहीं है। इसके एग्जाम्पल्स हो सकते हैं बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी। नेक्स्ट सेल है जिसे बोलते हैं हम यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल्स जो होती हैं वो हाईली कहना चाहिए ऑर्गेनेल्स में मिलता है। जितनी भी अपर कैटेगरीज की जो क्लासेस होती हैं उनमें जो है यूकैरियोटिक सेल्स होती हैं। इसमें क्या होता है, प्रॉपर डिफाइंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है और साइटोप्लाज्म भी होता है प्रॉपरली अच्छे ऑर्गेनेल्स को लिए हुए होता है। इसका एग्जांपल हो सकता है कोई भी प्लांट की सेल और एनिमल सेल। प्लांट सेल जो होती है वो क्या होती है, उसमें सेल वॉल होती है, और एनिमल सेल होती है उसमें सेल वॉल नहीं होती। प्लांट सेल में जो सेल वॉल होती है वो साइटोप्लाज्म के ऊपर रहती है और उसको जो है बहुत सारी चीज़ों से बचाती है। जनरली सेलुलोज और पैक्टिन की बनी होती है, जबकि एनिमल सेल होती है जो सिर्फ जो है सेल मेम्ब्रेन से बनी होती है, जिसमें चारों तरफ कोई भी रिजिड चीज़ें नहीं होती। अब है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जो होता है वो क्या होता है, न्यूक्लियस एक सेल के अंदर पड़ा हुआ एक सब्सटेंस होता है जो कि क्या करता है, डीएनए जिसमें होता है या आरएनए होता है। डीएनए का फुल फॉर्म है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड और आरएनए का फुल फॉर्म है राइबोन्यूक्लिक एसिड। ये जनरली जो है जेनेटिक पोर्शन बनाता है, जेनेटिक मटेरियल होता है, और एक लाइफ से दूसरी लाइफ में जो जीवन आता है उसकी सारी इन्फॉर्मेशन, पेरेंट्स की इन्फॉर्मेशन को कैरी करके किस में लेकर आता है, नीचे न्यू ऑफस्प्रिंग में लेकर आता है। ये कंप्यूटर जैसा होता है और सारा सेल को पूरी तरह से कंट्रोल करता है। मतलब ये मान के चलिए कि सेल का जो सीपीयू है वो न्यूक्लियस है। सबसे पहले इसको डिस्कवर किया था जेम्स वॉटसन एंड फ्रांसिस क्रिक ने, और रोसेटलैंड फ्रैंकलिन ने 1953 में इसको डिस्कवर किया था। डीएनए मॉलिक्यूल जो न्यूक्लियोटाइड से कनेक्टेड, जो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं, उनके साथ में जुड़े हुए रहते हैं। न्यूक्लियोटाइड जो होता है वो न्यूक्लियोसाइड और साथ में जो है आपका शुगर मटेरियल और फॉस्फेट का जो मॉलिक्यूल होते हैं उनके साथ जुड़ करके न्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन करता है। अब न्यूक्लियोटाइड क्या है, न्यूक्लियोटाइड कंसिस्ट ऑफ फॉस्फेट ग्रुप, डीऑक्सीराइबोज शुगर, नाइट्रोजन बेस। नाइट्रोजन बेस में आ जाता है आपका एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन एंड ग्विनाइन। इसमें एडेनिन जो है था हमेशा ही थाइमिन के साथ जुड़ता है 2 ग्रुप्स के द्वारा, जबकि साइटोसिन जो है वो ग्वेनाइन के साथ में 3 बॉन्ड्स के साथ जुड़ता है। साथ में जो है डीएनए जो है 2 न्यूक्लियोटाइड के चेन के साथ एक दूसरे के साथ में जुड़ा हुआ रहता है। हमेशा जो इनकी बॉन्डिंग होती है वो एक की बॉन्डिंग जो होती है हमेशा टी के साथ होती है। जी की बाइंडिंग हमेशा जो है किसके साथ होती है, सी के साथ में। तो ए हमेशा टी के साथ में डबल बॉन्ड से जुड़ेगा, जबकि जी सी के साथ में जुड़ेगा ट्रिपल बॉन्ड से। अब आप ये देख सकते हैं डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल। इसमें देखिएगा आप न्यूक्लियोटाइड है, हाइड्रोजन बॉन्ड बीच में है, जो दोनों को क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ में बांध कर रखते हैं। शुगर फॉस्फेट बैकबोन है। डीएनए जेनेटिक कोड जो डीएनए में होता है वो एक लैडर की तरह होता है, और GCATTA आप देख रहे हैं 3S रिंग और एक तरफ 5S, दोनों रिंग एक दूसरे के साथ में क्या होती है, जुड़ी हुई होती हैं। एक तरफ जब हम डीएनए को खोलते हैं उस कंडीशन में क्या होता है कि एक डीएनए की तरफ जो एक रेप्लिका होता है वो 5 से 3 एंड चलता है, दूसरा रेप्लिका होता है वो 3 से 5 एंड की तरफ चलता है। अब आप देखिएगा क्रोमेटिन है, न्यूक्लियोलस है। न्यूक्लियस के अंदर का स्ट्रक्चर देखिए आप, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस है, इसमें क्रोमेटिन है। क्रोमेटिन जो है डिफरेंट टाइप के जो है जेनेटिक सब्सटेंसेस को लिए रहता है। उसके बाद में न्यूक्लियर पोर है, जहाँ से सारा लिक्विड जो इन्फॉर्मेशन है फ्रॉम द फॉर्म ऑफ लिक्विड सेल के अंदर आती जाती रहती है। उसके बाद में है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और एनवेलप, ठीक है ना। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है वो डीएनए के जितने भी ऑर्गेनेल्स हैं उनको बाहर जाने से रोकती है,
और एनवलप जो होता है वो उसको प्रोटेक्शन देता है। नाउ लॉन्ग चेन ऑफ डीएनए जो है वो क्रोमेटिन का फॉर्मेशन करती है। देखिए आप, शॉर्ट सेक्शन ऑफ डीएनए अलॉन्ग विथ पीसेज ऑफ क्रोमेटिन फ्रॉम द जीन के छोटे छोटे टुकड़े और शॉर्ट सेक्शंस ऑफ डीएनए। देखिए लगभग ह्यूमन जीनोम कितना होता है, 30,000 जीन्स लिए हुए होता है। जीन्स विल आइदर प्रोड्यूस और इन्फ्लुएंस द स्पेसिफिक ट्रेट इन द ऑफस्प्रिंग। जीन जो होते हैं वो क्या करते हैं, अपने में इंफॉर्मेशन लेते हैं और जो पेरेंट्स से मिली हुई इंफॉर्मेशन होती है उसको बच्चों में या नेक्स्ट जो जनरेशन है उसमें ट्रांसमिट करते हैं। क्रोमेटिन, देखिए क्रोमेटिन, उसके बाद ये सुपर कॉइल्ड रहते हैं, न्यूक्लियोसोम्स हैं, कॉइल्ड है, डीएनए डबल हेलिक्स है। इंट्रोडक्शन, फंडामेंटल यूनिट ऑफ द लाइफ। सेल जो होती है वो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है। सेल्फ रेप्लिकेटिंग स्ट्रक्चर है, मतलब सेल खुद अपने आप रेप्लिकेट कर सकती है। जो पहली सेल है सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने 1665 में डिस्कवर की थी, जो स्लाइस ऑफ कॉर्क जैसी दिखाई देती थी, उसमें से देखी थी। कुछ ऑर्गेनिज्म जो होते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, कुछ सेल जो होते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। जैसे कोई मकान होता है बहुत सारी ईंटों से मिलकर बना होता है, एक ईंट होती है उसको हम बोलते हैं यूनिसेलुलर, और जो बहुत सारी ईंटें जुड़ जाती हैं तो हम उसको बोलते हैं मल्टी सेलुलर। डायमीटर कितना हो सकता है सेल का, सबसे छोटी सेल 2 और सबसे बड़ी 120, मतलब 2 to 120 म्यू एम डायमीटर तक की सेल्स होती हैं। अब देखिए ज़रा सेल का स्ट्रक्चर देख सकते हैं आप। कहाँ से शुरू करें, सबसे पहले हम शुरू करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया से। देखिए माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया जो एनर्जी प्रोड्यूसिंग सिस्टम है, जहाँ से जितनी भी सेल जो वर्क करती है वहाँ सारा कुछ एनर्जी जो है माइटोकॉन्ड्रिया प्रोवाइड करती है। उसके बाद है गोल्गी बॉडीज़। गोल्गी बॉडीज़ क्या करती हैं, ये कलेक्ट करती हैं, पैकेज करती हैं, डिस्ट्रीब्यूशन करती हैं। सारी जो सेल में जो भी कुछ बनता है उसका सारा का सारा डिस्ट्रीब्यूशन करने का जिम्मा गोल्गी का होता है। उसके बाद में राइबोसोम्स हैं। राइबोसोम्स टीनी प्रोटीन पार्टिकल्स होते हैं और ये इनको हम प्रोटीन बनाने वाली फैक्ट्रीज भी कह सकते हैं। ये क्या करती हैं, प्रोटीन के पार्टिकल हैं, केमिकल मैसेज लेकर आती हैं और सेल के लिए बहुत सारे प्रोटीन्स का फॉर्मेशन करती हैं। नेक्स्ट है वैक्यूल। वैक्यूल जो होती है स्टोरेज पोर्शन है, जो अलग अलग तरह के सब्सटेंसेस को स्टोर करती हैं, ठीक है। उसके बाद में है पैरिक्सोम, जो होती हैं वो एमाइलेज होती हैं, जो कि क्या करती हैं, पर्टिकुलर रिएक्शन करती हैं और डिटॉक्सीफाई करती है पोटेंशियली जो कि हार्मफुल एनिमल्स होते हैं। वो पैरिक्सोम क्या करती है, जो भी हार्मफुल एनिमल्स होते हैं, वो एनिमल्स हार्मफुल सब्सटेंसेस होते हैं उनको बॉडी से बाहर निकालती है। नेक्स्ट है सेंट्रियोल, ये भी टिनी ऑर्गेनल्स हैं, ये भी सेल के डिवीज़न में मदद करते हैं सेंट्रियोल्स। इसके बाद है सेल मेम्ब्रेन, आपको पता ही है सेल के चारों तरफ कवर बनाती है और सिलेक्टिवली ये सेल में सब्सटेंसेस को आने देती है और सिलेक्टिवली सेल से बाहर सब्सटेंस को जाने देती है। तो जो भी बॉडी के अंदर जो इनपुट होता है वो सेल मेम्ब्रेन के थ्रू होता है, सिलेक्टिवली सेमी परमिएबल इसका फंक्शन होता है, और वेस्ट प्रोडक्ट जो शरीर से बाहर निकालने का काम सेल मेम्ब्रेन का होता है। ये किसी भी जो ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो यूकैरियोट हो या प्रोकैरियोट हो, उनके सेल के शेप को बनाए रखने का काम भी सेल मेम्ब्रेन करती है। इसके बाद आता है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म एक जेली लाइक फ्लूइड होता है जिसमें सेल मेम्ब्रेन बहुत सारे सेल के जो ऑर्गेनेल्स हैं वो पड़े हुए रहते हैं, जैसे न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस और बाकी सारे ऑर्गन्स। उसके बाद में है लाइसोसोम्स रहता है। लाइसोसोम जो होता है वो सेल के जो न्यूट्रिएंट्स और सेल में जो डाइजेशन होता है उसका उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इसके बाद है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होती हैं वो दो तरह की होती हैं, एक होती है स्मूथ और एक होती है रफ। ये दोनों जो होती हैं क्या करती हैं, मटेरियल्स जो सेल बनाती हैं उसको जो है यहाँ से वहाँ पहुँचाने का काम करती है। नेक्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट इज़ अ डीएनए। ये कोड में इंफॉर्मेशन को लेता है और क्या करता है, डीएनए न्यूक्लियस के अंदर होता है और हर एक इंफॉर्मेशन इसमें जो है इंफॉर्मेशन रहती है और ये इनहेरिट करता है कहाँ, मेल पेरेंट से जो है ऑफस्प्रिंग में। न्यूक्लियस होता है वो सेल जो
न्यूक्लियस होता है वहाँ पे सेल्स जो है बीच में न्यूक्लियस के पास होती हैं और क्या करता है, न्यूक्लियस जो है पूरी सेल के फंक्शंस को कंट्रोल करता है। इस तरह से आपने देखा कि जो हमारी जो सेल के जो ऑर्गेनल्स हैं वो क्या क्या करते हैं, सारी चीज़ों सेल के जो ऑर्गेनल्स हैं वो क्या क्या करते हैं, सारी सेल्स के फंक्शंस, उनके सारे फंक्शंस को एक तरह से हमने डिस्क्राइब करने की कोशिश की। नाउ सेल थ्योरी, सेल की जो थ्योरी होती है वो मैथ्यू शिल्डन्स एंड थियोडोर स्विंजन ने 1839 में प्रपोज की थी। ये थ्योरी जो है क्या करती है, सारी सेल के बारे में एक्टिविटीज़ को बताती है। इसमें क्या है, ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ सेल। इस थ्योरी के हिसाब से सबसे पहला पॉइंट ये है कि जितनी भी चीज़ें इस दुनिया में हैं, सब जो लिविंग थिंग्स हैं वो सेल से मिलकर बनी होती हैं। सेल्स आर द स्मॉलेस्ट वर्किंग यूनिट, सबसे छोटी वर्किंग यूनिट है सारे लिविंग सेल की। एंड ऑल सेल्स कम्स फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स थ्रू द सेल डिवीज़न। जो सेल डिवीज़न होता है, सेल डिवीज़न के द्वारा जो सेल्स होती हैं वो क्या करती हैं, पुरानी जो सेल्स होती हैं उनसे नई सेल्स का फॉर्मेशन होता है और सारा जो कैरेक्टर न्यूक्लियस के फॉर्म में, जीन के फॉर्म में जो पुरानी पेरेंट सेल में होता है वो सेल जो है सेल डिवीज़न के थ्रू नई सेल बनाती है और उनमें सारी इन्फॉर्मेशन को डाल देती है। नाउ कॉन्स्टिट्यूएंट, डिफरेंट सब्सटेंसेस जो होते हैं वो हैं डिफरेंट सब्सटेंसेस दैट मेक द सेल कलेक्टिवली कॉल्ड द प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म में क्या है, जितने भी ऑर्गेनेल्स हैं वो सारे के सारे प्रोटोप्लाज्म का पार्ट है। अब प्रोटोप्लाज्म कैसे बना हुआ होता है, प्रोटोप्लाज्म बना होता है लगभग 70 to 80% वाटर जो होता है उससे, प्लस कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन, इलेक्ट्रोलाइट, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, फॉस्फेटेज, क्लोराइड एंड बाइकार्बोनेट। ये सारे इलेक्ट्रोलाइट्स सेल की परमेबिलिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और ये प्रोटोप्लाज्म में प्रेजेंट रहते हैं। प्रोटोप्लाज्म का मतलब होता है साइटोप्लाज्म प्लस सेल के ऑर्गन। इसमें कोई भी सेल होती है उसके जो ऑर्गन जो चीज़ें होती हैं वो 70 to 80% वाटर सेल के अंदर प्रेजेंट होता है। सब सेलुलर स्ट्रक्चर, मेजर स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द सेल। सेल के अंदर कुछ इम्पॉर्टेंट जो है स्ट्रक्चर्स हैं, जैसे सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और उसके ऑर्गेनल्स और न्यूक्लियस। सबसे पहले, हालांकि हम थोड़ा सा आपको बता चुके हैं फिर भी दोबारा से रिपीट कर रहे हैं, सेल मेम्ब्रेन सबसे इम्पॉर्टेंट है। ये प्लीएबल इलास्टिक आउटर मोस्ट स्ट्रक्चर है जो कि सेल का एनवलप है। सेल की कवरिंग जो होती है उसको हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। और इसमें जो है इसके जो आउटर मोस्ट जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, इलास्टिक है। अब आप इसको देख सकते हैं, इट कंसिस्ट ऑफ द बिलीपैड लेयर एम्बेडेड द प्रोटीन दैट आर इंटेग्रल प्रोटीन और पेरिफेरल प्रोटीन। इसमें दो तरह की प्रोटीन्स होती हैं जो कि सेल को बिलीपैड लेयर देती हैं। आप इसके सारे चीज़ों को देख सकते हैं किस तरह से सेल का निर्माण है, देख लीजिए। मैं स्लाइड को 2 सेकेंड पॉज कर रही हूँ, आप देखिए ज़रा इसको कि सेल में किस तरह से एक्चुअल में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट काम सेल की मेम्ब्रेन का है, क्योंकि वो बाहर के टच में रहती है और उसके थ्रू किसी भी अनवांटेड प्रोडक्ट को बॉडी के अंदर नहीं आना होता है। ठीक है, तो बहुत ही स्पेसिफिक होती है, स्पेसिफिकली ही बॉडी में चीज़ों को लेकर के आती है और सिलेक्टिवली ही बॉडी से वेस्ट सब्सटेंसेस को बाहर की तरफ फेंकती है। तो मेनली जो है इसकी प्रोटीन दो हैं, इंटेग्रल प्रोटीन है और पेरिफेरल प्रोटीन है। नाउ फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन क्या है, सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन है, सबसे पहला प्रोटेक्टिव फंक्शन है। सबसे पहला है आउटर मोस्ट बाउंड्री ऑफ द सेल ऑर्गेनल, सेल ऑर्गेनल्स की बाहर की बाउंड्री का फॉर्मेशन करती है। नंबर सेकेंड है डाइजेस्टिव, ये फूड और एक्सेसिव वेस्ट प्रोडक्ट को जो है अंदर रिटेन करके रखती है और समय समय पर उसको बाहर फेंकती रहती है। सेलेक्टिव परमेबल है, मतलब उसको पता है कि कौन सी चीज़ को आना है और कौन सी चीज़ को बाहर जाना है। तो क्या है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स गैसेज लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, लिपिड, स्टेरॉइड, हार्मोन, अल्कोहल कैन dissolve in non-polar region of the membrane and move rapidly across the membrane। क्या होता है, जितने भी ये सब्सटेंसेस मैंने अभी आपको नाम लिया, ये क्या करते हैं, जब बाहर जाने की बारी आती है तो ये क्या करते हैं, नॉन पोलर मॉलिक्यूल के साथ में जुड़कर क्या करते हैं, बॉडी के बाहर
चले जाते हैं। नेक्स्ट आपका आता है पोलर मॉलिक्यूल। पोलर मॉलिक्यूल क्या होते हैं? H2O सॉल्युबल आयंस होते हैं, जिसमें ग्लूकोज है, यूरिया है और मच लोअर सॉल्युबिलिटी होती है, इसलिए जो है ये मेम्ब्रेन में कम पेनिट्रेट करते हैं और बहुत स्लोली जो है बॉडी से मूव करते हैं और बॉडी के अंदर आते हैं। नेक्स्ट है आपका केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़। मेम्ब्रेन जो है दोनों चीज़ों को कंट्रोल करती है, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ को, और फ्री पैसेज जो आयरन का बॉडी के अंदर और बाहर होना होता है उसको कंट्रोल करती है, और बॉडी में जो ICF और ECF जो दोनों चीज़ें हैं उनको मेंटेन करने की जिम्मेदारी भी इन्हीं की होती है, सेल मेम्ब्रेन की। नाउ लिंक एडजस्ट सेल टुगेदर बाय द जंक्शन कॉम्प्लेक्स टू फॉर्म द टिश्यू। ठीक है। नेक्स्ट है आपका इंसुलेटिंग प्रॉपर्टीज। सेल का मुख्य काम क्या है? डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स जो होते हैं उनको जो चार्ज हो जाते हैं कंडेंसर की तरह बिहेव करती है, और इंसुलेटिंग वैल्यूज़ इसकी जो होती है बहुत ज़्यादा हाई होती है, इसके इन सब चीज़ों को मेंटेन करने का काम करते हैं। हम सेल को इसलिए इतना डिटेल में पढ़ रहे हैं कि हमें सब सेल के सारे ऑर्गेनल्स के बारे में पता होना चाहिए। शुरुआत में जब सेल के सारे ऑर्गन्स के बारे में हमें ओरिजिनल, नॉर्मल, एबनॉर्मल, उसकी कैरिंग कैपेसिटी, उसकी ट्रांसपोर्ट कैपेसिटी, सबके बारे में पता होगा, तो हम एबनॉर्मल सेल में जो भी चीज़ें होंगी उसको साइटोलॉजी में जो पढ़ाया जाता है हमको आसानी से समझ में आएगा। नाउ साइटोप्लाज्म एंड इट्स ऑर्गेनेल। अब है साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म एक थिक जेल के जैसा सेमी ट्रांसपेरेंट फ्लूइड है जो कि बोथ प्लांट और एनिमल सेल में मिलता है। ये साइटोप्लाज्म क्या होता है? साइटोल और सेल ऑर्गेनेल्स और साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन्स को कैरी किए हुए रहता है। जो मैंने अभी आपको सारी चीज़ें बताई वही इसको दोबारा से हमने बताया है कि इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो आप देख सकते हैं सेम चीज़ें लिखी हुई हैं इसमें। माइटोकॉन्ड्रिया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसके बाद में मॉलिक्यूल्स हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, सेंट्रोसोम है, माइटोकॉन्ड्रिया है, लाइसोसोम्स है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसके बाद में सेकेंडरी वैक्यूल, सिक्रेटरी वैक्यूल्स हैं, पेरिसोम्स हैं, उसके बाद साइटोप्लाज्म है, गोल्गी एपरेटस हैं, देख लीजिए छोटे और बड़े दोनों, क्रोमेटिन ग्रैन्यूल्स है, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियोलस है, और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, राइजोसोम्स हैं। ये सारी चीज़ें सेम हैं, उनको दोबारा से, क्योंकि साइटोप्लाज्म पढ़ रहे हैं इसलिए हम दोबारा से एक बार उसका ओवरव्यू ले रहे हैं। उसके बाद बाउंडेड बाय द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड कंटेन मैनी ऑर्गेनेल्स इन द यूकैरियोटिक सेल। ये सारे के सारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अंदर बाहर की तरफ गिरे हुए रहते हैं, और इनको इसमें जो यूकैरियोटिक सेल है उसमें जो न्यूक्लियस मिलता है वो सेल मेम्ब्रेन से बाउंडेड रहता है। नाउ साइटोसोल। साइटोसोल जो होता है वो एक्वस पार्ट है साइटोप्लाज्म का। आउटसाइड ऑल द ऑर्गेनेल्स इट कंटेन्स इट्स ओन डिस्टिंक्टिव प्रोटीन। साइटोप्लाज्म जो में कुछ इनकी अपनी खुद की प्रोटीन्स होती हैं, उनको लिए होता है। इसका करीब टोटल जो वॉल्यूम होता है उसका कितना बनाता है? ये 70% सेल वॉल्यूम का पोर्शन बनाता है साइटोसोल। और जिलेटिशियस सब्सटेंसेस जो होते हैं इसमें प्रेजेंट होते हैं। इसमें साइटोस्केलेटन फिलामेंट्स, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, सॉल्ट एंड वाटर प्रेजेंट होते हैं। केमिकली अगर हम साइटोसोल को देखें तो साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स से बना हुआ होता है। इसमें बहुत सारे केमिकल एलिमेंट्स होते हैं जो कि एटम्स, आयन और मॉलिक्यूल के फॉर्म में होते हैं। अब है आपका ऑर्गेनेल्स। फॉलोइंग ऑर्गेनेल्स आर प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में कौन कौन से ऑर्गेनेल्स हैं? ऑल्दो आपने ये सब 12th में पढ़ा होगा, बट साइटोलॉजी की स्टडी करने से पहले हमको इसके बारे में आइडिया होना ऐसे ज़रूरी है, क्योंकि हम किसी भी चीज़ में कोई भी चीज़ अगर जैसे कैंसरस सेल है या कोई और सेल, जब FNAC करते हैं उसको बनाते हैं, देखते हैं, तो हमको पता होना चाहिए ये चीज़ कैसी होती है। ठीक है। कौन कौन से हैं? माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, गोल्गी एपरेटस, पेरिसोम एंड वैक्यूल्स। प्रत्येक ऑर्गन जो होता है वो किससे बंद किया और कवर्ड रहता है? लिपिड के कंटेंट से बना होता है। और क्या होता है? स्पेसिफिक फंक्शन, हर चीज़ का अपना एक स्पेसिफिक फंक्शन है। सबसे इम्पॉर्टेंट है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया का क्या काम है? माइटोकॉन्ड्रिया को हम बोलते हैं एनर्जी प्रोड्यूसिंग एपरेटस। इसमें जो है सबसे पहले इसको कोलकर ने 1850 में देखा था। ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर है जो स्ट्रेट मसल से बना होता है। माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं। इनका स्ट्रक्चर लगभग लेंथ होती है 5 से 12 म्यूएम, डायमीटर होता है 0.1 से 1 म्यूएम। इनर मेम्ब्रेन जो होती है इसकी फोल्डेड रहती है, आउटर मेम्ब्रेन स्मूथ होती है और एक
कवरिंग शेप देती है। उसमें क्रिस्टी होते हैं जो स्पेस देते हैं, मैट्रिक्स होते हैं वो लिक्विड सब्सटेंसेस देते हैं, फिलामेंटस और ग्लोबुलर इन शेप। ये जो है माइटोकॉन्ड्रिया इनका पोर्शन होता है, ठीक है। नाउ कंपोनेंट ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया, क्या क्या होता है कंपोनेंट में? आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, इंटरमीडिएट स्पेस, और उसके बाद में क्रिस्टी होती है, अनफोल्डेड होती है, अनफोल्डिंग ऑफ इनर मेम्ब्रेन। उसमें क्या होता है, अंदर वाली मेम्ब्रेन जो होती है वो फोल्डेड रहती है, उसमें क्रिस्टी के में जो है इनफोल्डिंग होती है, उसको बोलते हैं। मैट्रिक्स जो होता है वो स्पेस होता है जो कि इनर मेम्ब्रेन से कवर्ड रहता है, और बाकी इंटरमीडिएट स्पेस होता है जो आउटर और इनर मेम्ब्रेन के बीच में होता है। मेम्ब्रेन आर मेड अप ऑफ फॉस्फोलिपिड एंड प्रोटीन। आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन क्या है? इट कंटेन्स लार्ज नंबर ऑफ द इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन कॉल्ड पोरिंग्स। देखिए आप, these porins are channels that allow the molecule of 5000 Dalton और less to pass। इसमें क्या होता है, आउटर मेम्ब्रेन की जो पोर्स होती है उसकी कैपेसिटी को बताया है, और जो एंजाइम होता है वो एंजाइम जो होता है उसको बांध के रखता है, बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन को कंट्रोल करता है। इनर जो मैट्रिक्स होता है माइटोकॉन्ड्रिया का, उसमें डिफरेंट टाइप के एंजाइम्स होते हैं, सिट्रिक एसिड साइकिल चलती है, उसमें रेस्पिरेटरी चेन ऑक्सीडेशन भी चलता है। मेजर मेटाबॉलिक पाथवे जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन जो कार्बोहाइड्रेट का है, लिपिड का है, अमीनो एसिड्स का है, स्पेशली बायोसिंथेसिस है जो उसकी फॉर्मेशन ऑफ यूरिया है एंड हीमोसिंथेसिस है, उसकी सारी के लिए सारा जो मैट्रिक्स होता है और जो सारी प्रोसेस होती है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। और आप देख सकते हैं, देखिए प्रोसेस मैंने अंदर बताने की कोशिश की है आपको डायग्राम के थ्रू। इनर मेम्ब्रेन जो होता है वो एटीपीज और अदर एंजाइम्स कंसनट्रेट जो होता है उसमें होता है, और मेटाबॉलिज्म का जो एनर्जी होती है वो एटीपी फॉर्मेट में होती है। इसमें जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होती है जिसके लिए एंजाइम्स होते हैं। अल्टीमेट जो इसका पर्पस होता है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन एंड सिंथेसिस ऑफ एटीपी। माइटोकॉन्ड्रिया का जो मेन फंक्शन होता है उसका काम होता है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। माइटोकॉन्ड्रिया में कुछ प्रोटीन सिंथेसाइज होती है जिसको माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए प्रोटीन्स कहते हैं। What are the function of mitochondria? It is a power generating unit of the cell, and very important and proper concentration of the calcium ion और various compartment of the cell। ठीक है, सारे सेल्स को बना के रखती है, एनर्जी को बनाकर रखती है, एटीपी के फॉर्म में एनर्जी होती है, एनर्जी का ट्रांसडक्शन करती है रेस्पिरेशन के थ्रू, और रिस्पॉन्सिबल फॉर द थर्मोजेनेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। नेक्स्ट है आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये ट्यूबुलर नेटवर्क है, आपको पता ही है, मैंने बताया कुछ रफ से बना होता है, कुछ इसमें जो है स्मूथ एंड कुछ रफ होती हैं, दोनों चीज़ें देखिए। एक्सटेंसिव नेटवर्क है जो क्लोज फ्लैटेंड मेम्ब्रेन है, और बाउंडेड सैक कॉल्ड द क्रिस्टनाई। ठीक है, स्पेस इनसाइड द ट्यूब्यूल्स इज फिल्ड विद द एंडोप्लाज्मिक मैट्रिक्स। इसका अपना कुछ लिक्विड सब्सटेंसेस होता है जिसके थ्रू ये फिल्ड रहती है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। स्मूथ में राइबोसोम एब्सेंट होता है, इसमें रफ में प्रेजेंट होता है। ये लिपिड और स्टेरॉइड हार्मोन बनाने की जगह होती है, जबकि रफ वाला जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसमें क्या बनता है, प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। मेन प्रेजेंट जो लिपिड का फॉर्मेशन करती हैं जो और एडीफोसाइट्स होती हैं, इसमें इंटरेक्टिंग सेल होती हैं जो टेस्टिस, ग्लाइकोप्रोटीन स्टोरिंग सेल्स होती हैं, लिवर, एड्रिनल कॉर्टेक्स, मसल सेल्स और ल्यूकोसाइट सेल। ठीक है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या कहाँ होती हैं? ये पेनक्रियास में एसिनर सेल हैं, ग्लोबेट सेल हैं, और एंटीबॉडी प्रोड्यूसिंग प्लाज्मा सेल हैं। नेसेल्स ग्रैन्यूल्स नर्व की सेल्स में जो है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट होती है। फंक्शन इनका काम है सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन का सेग्रीगेशन करना, उसके बाद फैटी एसिड जो अनसैचुरेटेड है उनको अलग करना, मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन में मदद करती हैं, और कॉमनली जो है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है मसल्स फाइबर में प्रेजेंट होती है। उसके बाद में गोल्गी बॉडीज़ जो है कलेक्शन ऑफ द मेम्ब्रेन है एनक्लोज सैक में, जो मल्टीपल डिस्क्रीट कंपार्टमेंट का फॉर्मेशन करती हैं। उसके बाद इनका 4 मुख्य फंक्शन है। एक तो गैसेस गोल्गी नेटवर्क है, वो क्या करता है, डिवाइडेड द मेडल और सब कंपार्टमेंट में ट्रांस गोल्गी नेटवर्क भी इसके साथ में प्रेजेंट होता है। फंक्शन क्या है इसका, रैपिंग एंड पैकिंग डिपार्टमेंट होता है ये सेल का, और ये क्या करता है, डिफरेंट टाइप के ग्रेन्यूल्स को प्रोड्यूस करता है, बहुत सारे हार्मोन्स को बनाता है, एंजाइम्स को बनाता है, प्रोटीन को जो सीक्रेट करने वाली सेल्स को बनाता है, और प्रोटीन मॉलिक्यूल को पैक करने का काम भी करता है,
कभी कभी ये लाइसोसोम्स को भी बनाता है, और इरेगुलर स्ट्रक्चर जो होता है मेम्ब्रेन का उसके साइटोप्लाज्म उसको बनाने में भी हेल्प करता है। और कुछ कार्बोहाइड्रेट और ग्लाइकोप्रोटीन्स होती हैं, उनको बनाने में भी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नेक्स्ट है लाइसोसोम्स। लगभग 250 से 750 नैनोमीटर है। इरेगुलर शेप होता है और एसिडिक होता है। सारे जितना भी सेल ऑर्गेनेल्स है उससे ज़्यादा एसिडिक होता है। और एक्सटर्नल बैक्टीरिया जो होता है कंपोनेंट के बाहर, उनको ये डाइजेस्ट करने का काम कर देता है, मतलब प्रोटेक्शन देता है बॉडी को, सेल को, और अंदर के वातावरण को एसिडिक बनाए रखता है लगभग 5। और एक्शन इसका मेन है प्रोटॉन पंप H पॉजिटिव बनाना और ATPase का। लाइसोसोम्स जो होते हैं हाइड्रोसोल्स होते हैं और बेस्ट उनका जो एसिडिक pH बना के रखने का होता है। डाइजेस्टिव लाइटिक सिस्टम करते हैं, गलत जो पार्ट होते हैं उसको इनगल्फ कर लेते हैं, बाहर के जो बैक्टीरिया जेनेटिक थिंग हैं उनको भी इनगल्फ कर लेते हैं, और सुसाइडल बैग्स की तरह इनको कहा जाता है, इनको सुसाइडल बैग्स कहते हैं। पेरिक्सोम है, डायमीटर 0.5 है, लिपिड बाइलेयर होती है, और यूरियस क्रिस्टलाइन कोर होता है। स्ट्रक्चर सिमिलर होता है लाइसोसोम्स का, बट डिफरेंट कॉम्पोजिशन होता है, और ये भी बडिंग के थ्रू जो है डिवाइड होती है। इनमें भी ऑक्सीडेज और H2O2 प्रेजेंट होता है, और पानी रिएक्शन करने के बाद में पानी और ऑक्सीजन फॉर्मेशन होता है। ठीक है। H2O2 मेटाबॉलिज्म में डिटॉक्सिफिकेशन में मदद करता है, एंड फॉस्फोराइलेशन में मदद करता है, रेस्पिरेशन में प्लांट्स में। लिपिड की बायोसिंथेसिस में मदद करता है, कोलेस्ट्रॉल में मदद करता है, कोलेस्ट्रॉल के डाइजेशन में सिंथेसिस में। और क्या करता है बाइल की सिंथेसिस में, जो एसिडिक एटमॉस्फेयर उसको बनाता है, और प्लाज्मा ग्लाइकोजन बाइलिन शीट को बनाने में मदद करता है। ये साइटोस्केलेटन जो पूरा बनता है किससे, माइक्रोट्यूब्यूल्स, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स, माइक्रोफिलामेंट्स से मिलकर बना होता है साइटोस्केलेटन सिस्टम। माइक्रोट्यूब्स, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स और माइक्रोफिलामेंट्स 3 तरह के होते हैं। ये लगभग माइक्रोट्यूब्यूल्स 25 नैनोमीटर है, इंटरमीडिएट फिलामेंट 8 to 14 है, और माइक्रोफिलामेंट्स 4 से 6 नैनोमीटर है, और सेल के सारे पोर्शन को रेगुलेट करते हैं ट्यूब्यूल्स। इनका मेन काम है मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम्स, और सेल के मूवमेंट में मदद करता है, प्रोसेस करता है, सिक्रीशन करता है ग्रेन्यूल्स के, एंड मूवमेंट ऑफ प्रोटीन। न्यूक्लियस सबसे इम्पॉर्टेंट है, न्यूक्लियस आपको बता ही चुकी हूँ, इंटरनल पोर्शन है, सारी चीज़ों को कवर करता है। ये क्रोमेटिन ग्रेन्यूल्स होता है जो जिसमें DNA पार्ट होता है, और अगली जनरेशन में सारी इन्फॉर्मेशन सेंड करता है। न्यूक्लियर एनवेलप से कवर्ड रहता है, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। और आउटर मेम्ब्रेन देखिए आप, आउटर मेम्ब्रेन किस तरह की है, और सारा स्ट्रक्चर देखिए आप इसका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से कवर्ड रहता है। बहुत सारी नेटवर्किंग भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से कवर्ड रहती है। फंक्शन है रेस्पिरेटरी और जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियस एंड जीन एक्सप्रेशन, एंड न्यूक्लियर एनवेलप इसको प्रोवाइड करता है। समरी आप देख सकते हैं, कंपार्टमेंट जो होते हैं और मेजर फंक्शंस, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट, साइटोल मेटाबॉलिक ऑफ कार्बोहाइड्रेट, माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी प्रोडक्शन, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड, गोल्गी एपरेटस मॉडिफाइड एंड sorting of the protein, lysosome cellular digestion, perioxysome utilization of H2O2, cytoskeleton cell morphology and motility, nucleus है DNA synthesis and repair. This is all about the today's lecture. I hope आपको पूरी तरह सेल समझ में आई होगी, सेल के ऑर्गेनेल्स एंड फंक्शन समझ में आएगा। फर्दर जो लेक्चर्स होंगे उसमें आपको ये ज़रूर हेल्प करेगा साइटोलॉजी की स्टडी करने के लिए। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी।